जब तुम इस दुनिया में आए थे, उसके पहले साल में तुमने सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी और एक ही पंच में पत्थर तोड़ सकते थे। दूसरे साल में तुमने फिर से स्ट्रेंथ बढ़ाई। तुम्हारा शरीर इतना मजबूत हो गया कि तलवार भी तुम्हें काट नहीं सकती थी और तुम नंगे हाथों से तलवार की ब्लेड को मोड़कर गेंद बना सकते थे। इसी ताकत के दम पर तुम्हें शहर में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई और तुम एक सरकारी अधिकारी बन गए। तीसरे साल में क्रेटकिन और नॉर्दर्न एम्पायर के बीच युद्ध शुरू हो गया। खुशकिस्मती से तुम इस मामले में बेगुनाह थे। सरकार तुम्हारी अनियंत्रित ताकत से डरी हुई थी। उन्हें डर था कि तुम भाग सकते हो या बगावत कर सकते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें सेना में भर्ती नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे अधिकारी की जान चली गई। जाने से पहले उसने अपनी 10 साल की बेटी शू किंगरान को तुम्हारी जिम्मेदारी में सौंप दिया। चौथे साल तक तुम्हारे पास 4 पावर्स हो चुकी थी। मॉर्टल वर्ल्ड में तुम लगभग अजेय बन चुके थे। ल्यूको के साथ हुई लड़ाई में दुश्मन एक एक करके गिरते गए। तुमने 20 से ज्यादा लोगों को मार गिराया। बुजुर्ग टाउन चीफ तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मानता था। गांव के लोग तुम्हें अपना रक्षक देवता समझने लगे थे। सिर्फ एक छिपा हुआ खतरा था। उन ल्यूको में से एक आदमी जिसे तुमने मारा था, उसका नाम ये यूं था। 2 साल पहले वह डॉग ईटिंग जेट छोड़कर इमोर्टल सेक्ट में शामिल हो गया था। सुना था कि कल्टीवेटर्स कभी अपना बदला नहीं भूलते। खुशकिस्मती से उसे पहाड़ पर गए अभी 20 साल भी नहीं हुए थे। वह अभी नीचे नहीं आ सकता था, इसलिए तुम कुछ समय के लिए निश्चिंत हो गए। अगले 20 सालों में कौन किसे मारेगा, यह अभी भी तय नहीं था। 11वें साल में 10 पावर्स की ताकत ने तुम्हें पूरी तरह आम इंसानों की सीमाओं से बाहर पहुंचा दिया। तुम्हें महसूस हुआ कि इस ताकत में कुछ अजीब बात है, इसीलिए तुमने थोड़ी सी लक भी ऐड करने की कोशिश की। नतीजा यही हुआ कि तुम चलते हुए भी फायदे पा लेते थे। कुएं के पास जाकर मछली पकड़ने पर भी तुम्हें सफलता मिल जाती थी। तुम बिल्कुल स्वर्ग के चुने हुए पुत्र जैसे लगने लगे थे। 13वें साल में एक साथ 2 खबरें आईं। बुरी खबर यह थी कि पहले वाले गार्डियन गॉड की मौत हो चुकी थी। शू किंगरान के पिता युद्ध में शहीद हो गए थे। छोटी सी लड़की रो रो कर टूट गई। अच्छी खबर यह थी कि श्वेनशिया सेक्ट के एक इमोर्टल मास्टर अपना डिसाइपल चुनने के लिए पहाड़ से नीचे आए थे। उनका कहना था कि इस जगह पर एक बहुत लकी व्यक्ति मौजूद है। तुम्हें लगा कि वह व्यक्ति तुम ही हो, लेकिन जिस लकी व्यक्ति को उन्होंने ढूंढा वह असल में शू किंगरान निकली। शू किंगरान उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह काफी पहले ही तुम्हारे हमेशा जवान रहने वाले सीक्रेट को जान चुकी थी। तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहने के लिए आखिरकार एक दिन उसने इमोर्टल सेक्ट की शिष्या बनने के लिए सहमति दे दी। लेकिन उसकी एक ही शर्त थी, तुम्हें भी अपने साथ ले जाना होगा। हालांकि इमोर्टल मास्टर बहुत जिद्दी था। उसने तुम्हारी जड़ों यानी टैलेंट की जांच की और सिर्फ 4 शब्द कहे, तुम्हारे पास अमृता का भाग्य नहीं है। उसके अनुसार तुम्हें इमोर्टल सेक्ट में ले जाना सिर्फ एक बोझ बढ़ाने जैसा था। इस तरह तुम सेक्ट के द्वार के बाहर ही रह गए। मुआवजे के रूप में इमोर्टल मास्टर ने तुम्हें एक चीज चुनने का मौका दिया। उसने कहा कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तब तुमने पूछा कि क्या अपनी उम्र के बदले कल्टीवेशन हासिल किया जा सकता है। इमोर्टल मास्टर ने तुम्हारी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हो, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें एक घूसी ट्री और 2 एगलिंग एग्स दे दिए। जिस टेक्निक को उसने छोड़ा था उसमें लिखा था कि एक 300 साल की उम्र, 3000 साल की उम्र, यहाँ तक कि 3 लाख साल की उम्र तक भी कल्टीवेशन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अपनी उम्र को 3 गुना तेजी से खर्च करके कल्टीवेशन की स्पीड को भी 3 गुना बढ़ाया जा सकता था। ये टेक्निक मानो खास तुम्हारे लिए ही बनाई गई थी। जहां दूसरे लोगों को 300 साल लगते, वहीं तुम्हें सिर्फ 100 साल की जरूरत पड़ती। समय तेजी से बीत गया। 10 साल बाद पुराने इमोर्टल मास्टर ने अपना पद छोड़ दिया। शू किंगरान बड़ी होकर नई इमोर्टल मास्टर बन चुकी थी। उस समय उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। दूसरी ओर तुम्हारे पास 20 पॉइंट्स पावर और 6 पॉइंट्स लक थी। तुम कुछ ही कदमों में 50 मीटर दूर पहाड़ों को पार कर सकते थे। उच्च लक के प्रभाव में घुसी ट्री भी अपग्रेड होकर ग्रेट घुसी ट्री बन गया। धीरे धीरे तुम्हारी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट तुमसे मिलने आने लगे। उनमें कोई ऐसा था जिसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया था। कोई जन्मजात जीनियस था जिसे जबरन शादी के लिए मजबूर किया गया था। तो कोई ऐसा था जिसने अपने मेरिडियंस तक बेच दिए थे। इन सभी लोगों को देखकर लगता था मानो वे किसी कहानी के मुख्य पात्र हों। लेकिन जब वे तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठे, तब तुमने उन्हें एक एक करके ठुकरा दिया। आखिर मजाक थोड़ी था। ऐसे लोग अपने साथ अनगिनत कारण, परिणाम और दुश्मनी लेकर आते हैं। एक बार उनसे जुड़ गए तो पूरी जिंदगी परेशानियां खत्म नहीं होती।
हालांकि वे लोग जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, इसलिए सब ने वहीं शहर में बसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांतांग टाउन उन्हीं लोगों की वजह से एक छोटे मार्शल आर्ट सर्कल में बदल गया। एक दिन किसी ने तुम्हारी असली ताकत को परखने का फैसला किया। उसने जानबूझकर तुम्हारे इलाके में गैंग्स के बीच लड़ाई करवा दी। उस समय तुम आराम से चाय पी रहे थे। तुम अपनी जगह से उठे तक नहीं। तुमने बस अपनी उंगली को चाय की एक बूंद में डुबोया। फिर उंगली झटकते ही पानी की एक बूंद बुलबुले की तरह उड़कर बाहर निकली। वह बूंद सीधे उकसाने वाले व्यक्ति से टकराई और उसे कई दर्जन मीटर दूर उछाल कर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए और तुरंत पीछे हट गए। इसके बाद पर्दे के पीछे छिपा असली मास्टर सामने आया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगने लगा। तब पता चला कि वह ग्रेट किन की 5 डिपार्टमेंट्स में से एक का सदस्य था जो तुम्हें अपने साथ चलने का निमंत्रण देने आया था। वह तुम्हें पहाड़ से बाहर निकलकर देश को बचाने के लिए बुलाने आया था, लेकिन तुमने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या ग्रेट किन में कोई दूसरा इमोर्टल नहीं है? क्योंकि तुम्हें अभी भी याद था कि जब तुम पहली बार इस दुनिया में आए थे तब तुमने एक इमोर्टल को आसमान से उतरते हुए देखा था, जो हाथ में एक रस्सी पकड़े हुए था। उसी वजह से तुम हमेशा शांति से साधना करने का फैसला करते रहे थे। लेकिन अब आखिर कोई काम का क्यों नहीं बचा? उसने जवाब दिया कि एक और इमोर्टल था, लेकिन वह बहुत पहले मर चुका है और दुनिया के मामलों से उसका कोई संबंध नहीं रहा। अब केवल तुम ही एकमात्र उम्मीद बचे हो। तभी तुम्हें पता चला कि यह दुनिया वास्तव में सिर्फ मॉर्टल वर्ल्ड है, जबकि असली कल्टीवेशन वर्ल्ड स्पिरिट वर्ल्ड में मौजूद है। अगर स्पिरिट वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स जबरदस्ती मॉर्टल वर्ल्ड में उतरते हैं तो उन पर स्वर्ग और पृथ्वी का दबाव पड़ता है और उनकी ताकत दबा दी जाती है। इसी वजह से बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। ये सुनकर तुम हैरान रह गए, साथ ही तुम्हारे मन में थोड़ी खुशी भी हुई। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में वास्तव में बहुत ज्यादा ताकतवर लोग नहीं हैं। जब तक तुम दसियों हजार साल तक जीवित रह सको तब तक तुम निश्चित रूप से अजेय बन जाओगे। जहां तक अभी पहाड़ से बाहर जाने की बात थी, तुमने साफ मना कर दिया। तुम्हारे लिए लड़ाई झगड़े में पड़ना बेकार था, उसमें खतरा भी बहुत ज्यादा था, इसलिए तुमने जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद अचानक शहर में कई लोगों की बेहद दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी ही घटना कई दशक पहले भी हुई थी। तुम्हें याद आया कि उस समय इस मामले को यूनन ताओवादी ने संभाला था, लेकिन इस बार यूनन ताओवादी खुद मर चुका था। आखिर में लोगों को सिर्फ उसकी लाश और एक सुसाइड नोट मिला। उस नोट में लिखा था कि हत्यारा पहाड़ों में रहने वाला एक विशाल सांप है जो जल्द ही जियाओ में बदलने वाला है। वह अपनी साधना बढ़ाने के लिए इंसानों की जीवन ऊर्जा को निगल रहा था। सुसाइड नोट पढ़ने के बाद तुमने आसपास के लोगों से पूछा, क्या तुमने कभी उस बूढ़े आदमी की कहानी सुनी है जिसने पहाड़ हटा दिया था? फिर तुमने मुस्कुराते हुए कहा, वो बूढ़ा आदमी मैं हूं। उसी रात तुम अकेले पहाड़ों के अंदर चले गए। तुम्हारे सामने एक विशाल पर्वत खड़ा था जिसकी आकृति सांप की पूंछ जैसी दिखाई दे रही थी। उस समय तुम्हारे पास 25 पॉइंट्स पावर थी। तुमने धीरे धीरे अपना दायां मुक्का उठाया। अगले ही पल एक भयंकर धमाका हुआ। पूरा पहाड़ ढह गया। तुम्हारे एक मुक्के ने पूरे पर्वत को चकनाचूर कर दिया था। धूल और मलबे के बीच अचानक कई दर्जन मीटर लंबा एक विशाल सांप दिखाई दिया। वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने गरजते हुए कहा, मुझे जियाओ बनने के लिए सिर्फ 100 इंसानों की जरूरत थी, लेकिन तुमने मेरी साधना बर्बाद कर दी। क्या तुम्हें देवताओं के श्राप से डर नहीं लगता? तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, माफ करना, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, इसीलिए तुम्हारे श्राप से मुझे सच में डर लगना चाहिए या नहीं, ये कहना मुश्किल है। यह कहकर तुमने एक ही मुक्के से उस सांप दानव को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि तुम्हारी किस्मत के प्रभाव से उस सांप दानव के शरीर से तुम्हें एक दुर्लभ जियाओ की रक्त रेखा प्राप्त हो गई और साथ ही तुमने दूर से दुश्मनों को मारने की एक नई तकनीक भी सीख ली। इस समय तुमने अपनी ताकत का अनुमान लगाया। तुम्हें लगा कि अब तुम्हारी शक्ति अपनी पूरी क्षमता के लगभग 80 से 90% तक पहुंच चुकी है। अगले दिन लोगों ने देखा कि पूरा पहाड़ ही गायब हो चुका है। सभी को शक हुआ कि यह काम तुम्हारा ही है। इसी वजह से लोगों ने तुम्हें एक नया नाम दे दिया, हाफ स्टेप इनविंसिबल। लेकिन सिर्फ हाफ स्टेप ही क्यों? क्योंकि अभी तक किसी ने तुम्हें असली इमोर्टल्स के खिलाफ लड़ते हुए नहीं देखा था। उस घटना के बाद कांतांग टाउन में तुम्हारी प्रशंसा करने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स की बाढ़ आ गई और धीरे धीरे गांतांग टाउन का नाम बदलकर लिटिल मार्शल वर्ल्ड रख दिया गया। हालांकि इन सब चीज़ों का तुमसे कोई लेना देना नहीं था। तुम तो अब लो प्रोफाइल भी नहीं रह सकते थे। इसके बाद तुम कई दशकों तक एकांत साधना में लगे रहे।
बाहर की दुनिया लगातार बदलती रही। राज्य अशांति में डूब गया। जब नया सम्राट सिंहासन पर बैठने वाला था तभी सीमा रक्षा पंक्ति टूट गई और उसी समय लिटिल मार्शल वर्ल्ड भी एक असली संकट का सामना करने लगा। कारण था ये फेंक, वही ये फेंक जो 30 साल पहले इमोर्टल सेक्ट में शामिल हुआ था। अब वह वापस लौट आया था। 30 साल की शांति, 30 साल का सुकून, सब कुछ अब खत्म होने वाला था। इस समय तक ये फेंक इमोर्टल सेक्ट का आधिकारिक शिष्य बन चुका था और वापसी के बाद उसे पता चला कि उसका भाई लिटिल मार्शल वर्ल्ड में मारा गया था। इसीलिए वह बदला लेने आया था, खासकर तब जब उसने अपनी ताकत से लिटिल मार्शल वर्ल्ड के चारों प्रमुख मास्टर्स को आसानी से हरा दिया। उसी दौरान उसे यह भी पता चला कि इस शहर में एक ऐसा व्यक्ति छिपा हुआ है जो पहाड़ तोड़ सकता है और नदियों को चीर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से किसी अमर संत की तरह शांत और सौम्य दिखाई देता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि तुम थे। ये सुनते ही ये फेंक समझ गया कि उसके भाई का हत्यारा शायद तुम ही हो। जहां तक तुम्हारी ताकत का सवाल था, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसके अनुसार पहाड़ तोड़ना और नदी चीरना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए चारों संप्रदायों के लोगों को मजबूर होकर तुम्हारे निवास पर आना पड़ा ताकि वे तुम्हें जगा सकें। जब तुम्हारा एकांतवास समाप्त हुआ तब असली कल्टीवेटर के साथ तुम्हारी पहली लड़ाई शुरू होने वाली थी। लेकिन ये खबर सुनकर तुम बिल्कुल भी घबराए नहीं। आखिर दूर से मेहमान आए हो तो उनका स्वागत करना तो बनता है। हालांकि तुम्हारे स्वागत का तरीका थोड़ा अलग था। तुमने सबसे पहले भागने का रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया। तुम्हारे विचार से अगर दुश्मन को मार नहीं सके तो भाग जाना भी कोई बुरी बात नहीं थी। आखिर जान बची तो लाखों पाए और कई दशकों की साधना के बाद तुम्हारी शक्ति बढ़कर 35 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। अब तुम्हारी ताकत साधारण कल्टीवेटर्स के स्तर से कहीं ऊपर निकल चुकी थी। रहस्यमय ये फेंक के सामने भी तुम्हारा चेहरा पूरी तरह शांत था। ऊंचे आसन पर खड़े होकर ये फेंक ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरे भाई को मारा है, उसका खून तुम्हें चुकाना होगा। आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा और तब मेरी ख्याति और भी बढ़ जाएगी। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये फेंक बेकार की बातें करने वालों में से नहीं था। उसने ज्यादा बकवास करना जरूरी नहीं समझा। अगले ही पल उसने अपनी तलवार निकाली और सीधा तुम्हारी ओर वार कर दिया। सबकी नजरों के सामने तुमने सिर्फ 2 उंगलियां आगे बढ़ाई और हल्के से तलवार को पकड़ लिया। फिर तुम एक कदम पीछे हट गए। भयानक प्रतिघात की शक्ति ने सीधे ये फेंक को सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। यही है अमृता की साधना। तुम थोड़े निराश हो गए। तुम्हारी ये बात सुनकर ये फेंक क्रोधित हो उठा। उसने अपना जीवन बंधित मैजिक ट्रेजर निकाल लिया और आसमान से तलवारों की वर्षा भेजकर तुम्हें पूरी तरह मार डालने की कोशिश की। तुम फिर एक कदम पीछे हट गए। सुनहरे ड्रैगन वाला ध्वज उड़कर बाहर आया और एक पल के लिए आसमान में मौजूद तलवारों के साथ टकरा गया। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अमृता की साधना क्या होती है। तुम लगातार हवा में छलांग लगाते रहे। हवा तपने लगी और धरती ठंडी पड़ गई। भयानक आभा ने एक पल में ही ये फेंक को धूल में बदल दिया। साथ ही दीवारें टूट गईं और पहाड़ भी ध्वस्त हो गए। तुम्हें एक इमोर्टल को मारते हुए देखकर मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के सभी लोग कांप उठे। वे खड़े खड़े ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहे थे। तुमने सामने खड़े लोगों की ओर देखा। ये फेंक जिस इमोर्टल गेट से आया था उसके बारे में तुम कितना जानते हो? ये फेंक 80 मील दूर स्थित शुआने गेट का शिष्य था। अमृता की साधना शुरू करने से पहले उसने बहुत से बुरे काम किए थे, लेकिन फिर भी उसे सेक्ट में स्वीकार कर लिया गया था। वह मॉर्टल वर्ल्ड में लंबे समय तक रहने वाला इकलौता कल्टीवेटर था। कहा जाता है कि वह 100 साल से चौथे स्तर पर ही रुका हुआ था। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी फिर से शांत हो गई। चौथे मास्टर ने तुम्हारे लिए पुराने घर की मरम्मत करवानी चाहिए, लेकिन तुमने मना कर दिया। 80 साल बीत गए। पुराने लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस पुराने घर में अब भी उन दिनों के निशान मौजूद थे। कुछ समय बाद पुराने सूर्य जैनु मंदिर का अधिकारी फिर से आया। उस समय वह ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और उसके बाल सफेद हो गए थे। तुम भावुक हो गए। मैं इतने समय से लड़ रहा हूं, क्या अभी तक ये सब खत्म नहीं हुआ? पूर्व सम्राट का देहांत हो चुका था। दरबार में सत्ता को लेकर उथल पुथल मची हुई थी। अब पहली रक्षा पंक्ति भी टूट चुकी थी। दूसरी रक्षा पंक्ति को बचाए रखने के लिए सब कुछ बड़ी राजकुमारी पर निर्भर था, जो सैन्य ग्रंथ पढ़ रही थी और युद्ध भूमि के करीब रहकर रक्षा का नेतृत्व कर रही थी। सर, ग्रेट किन में अब कोई जनरल नहीं बचा है। उन इमोर्टल्स पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब केवल आप ही ग्रेट किन को बचा सकते हैं। अगर बड़ी राजकुमारी मर गई, अगर ग्रेट किन में कोई जनरल नहीं बचा, तो लड़ने की बारी तुम्हारी क्यों आई? जब तुम मना करने ही वाले थे तभी तुम अचानक बीच में रुक गए।
बूढ़े आदमी ने तुम्हारा चेहरा पीला पड़ते देखा और सोचा कि तुम अब भी जाने के लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए उसने सिर हिलाया। हालांकि बड़ी राजकुमारी एक महिला है, लेकिन उसमें पूर्वजों जैसी शान है। उसने कहा था कि अगर ग्रेट के नष्ट हो गया तो दुनिया के लोग उत्तरी दुश्मनों के हाथों बर्बाद हो जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। सर, आप भी मॉर्टल वर्ल्ड से ही आए हैं, क्या आप ये सब होते हुए देख सकते हैं? बस बात यह है कि ग्रेट किन के सभी जनरल मर चुके हैं और अब भी एक महिला डटी हुई है। ये सच में थोड़ा हास्यास्पद है। अगर आप लड़ने को तैयार हो तो इस युद्ध को शांत किया जा सकता है। ठीक है, मुझे इतनी तारीफ मत दो। लोकेशन कहाँ है? तुमने अपनी कमर बंद बांधी और पर्दा उठा दिया। दुआशिया पास यहाँ से 3,000 मील दूर है। 3,000 मील कम से कम वापस तो आ जाना चाहिए। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बूढ़े आदमी को सिर्फ एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। वे अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो घर में तुम्हारा कोई निशान नहीं था। जमीन पर मौजूद हरे पत्थर की पटिया पर सिर्फ 2 गहरे पद चिन्ह बचे थे जो 2 फीट तक धंसे हुए थे। और उसी समय 3,000 मील दूर स्थित दुआशिया पास खून जैसी ठंडी हवा में डूबा हुआ था। ये ग्रेट किन की आखिरी रक्षा रेखा थी, लेकिन इस समय वह भी गिर चुकी थी। शहर की दीवारों पर नजर डालो तो वहां अंत दिखाई नहीं देता था। क्रूर ड्रैगन ध्वज के नीचे बड़ी राजकुमारी ल्यू रुयान चांदी के कवच में अपना चेहरा ढके खड़ी थी। वह अपनी तलवार थामे भारी सांसें ले रही थी। वो ग्रेट किन की बची हुई आखिरी गरिमा थी। और शहर के द्वार के बाहर दुश्मनों की सेना इतनी विशाल थी कि मानो आसमान को ढक सकती हो। लाखों शत्रु सैनिक हमला नहीं कर रहे थे, क्योंकि आकाश के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने खून के रंग का वस्त्र पहन रखा था। वह एक विशाल सफेद हड्डी के हथियार पर खड़ा था और उसके हाथ में एक वान फैन था। उस पंखे के भीतर अनगिनत आत्माएं कैद थीं। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, छोटी सुंदरी, मैं चियो क्लैन का एल्डर हूं। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे पास कुछ स्पिरिचुअल रूट्स हैं। अगर तुम मेरी शिष्या बन जाओ तो शायद मैं ग्रेट किन के शाही परिवार की थोड़ी रक्त रेखा बचा दूं, वरना आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियू रुयान ने तलवार कसकर पकड़ ली। दानव, मैं ग्रेट किन की एकमात्र राजकुमारी हूं। ग्रेट किन का शाही परिवार कभी नहीं झुकेगा। तुम शराब का सम्मान नहीं करते तो सजा वाली शराब पीनी पड़ेगी। खूनी वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। उसी क्षण एक बर्फीली हवा चली और उसके हाथ में मौजूद वान फैन नष्ट हो गया। पीठ के पीछे से तलवार घूम दी गई। अनगिनत काली आत्माएं इकट्ठा होकर एक विशाल भूतिया मुखौटे में बदल गईं और पूरी ताकत से वार कर दिया। इस तकनीक का नाम घोस्ट मास्क था। यह एक शक्तिशाली तकनीक थी जो बाद के चरणों में बहुत मददगार साबित होती। इस प्रहार के नीचे कोई भी व्यक्ति एक पल में ठंडे पानी की तरह मिट सकता था। लियू रुयान ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह सीमा की रक्षा कर रही होगी तब कोई कल्टीवेटर खुद मॉर्टल वर्ल्ड में हस्तक्षेप करने आ जाएगा। उसी समय युद्ध भूमि पर एक जोरदार धमाका हुआ। सबने अनायास ही अपना सिर ऊपर उठा लिया। उन्होंने सिर्फ एक हरे रंग की रोशनी देखी जो उल्कापिंड की तरह आसमान से जमीन की ओर गिर रही थी। उस रोशनी के भीतर कोई जादुई शक्ति नहीं थी, सिर्फ शुद्ध और क्रूर टक्कर की ताकत थी। विशाल घोस्ट मास्क मानो किसी लोहे के हथौड़े से टकरा गया हो। अगले ही पल वह टूटकर काले धुएं में बिखर गया। फिर वह हरी रोशनी शहर की दीवार के सामने खाली जमीन पर आ गिरी। धरती जोर जोर से कांपने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। भयानक टक्कर की लहर ने हजारों उत्तरी सैनिकों और उनके घोड़ों को सीधे हवा में उछाल दिया। उसी समय पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। चाहे उत्तरी सेना के सैनिक हो या शहर के रक्षक, सभी चुपचाप धुएं की ओर देख रहे थे। धुएं के बीच एक विशाल गड्ढा बन चुका था। तुम धीरे धीरे खड़े हुए, फिर अपने कपड़ों पर जमी धूल झाड़ी और सिर हिलाया। रास्ता थोड़ा ज्यादा दूर था। मैं अभी भी अपनी ताकत को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। फिर तुमने सामने देखकर पूछा, यहाँ का जिम्मेदार कौन है? लियू रुयान को होश में आने में काफी समय लग गया। मैं हूं, क्या मैं जान सकती हूं कि आप किस अमर पर्वत से आए हैं? मैं कोई अमर नहीं हूं। तुमने मुड़कर शहर की दीवार की ओर देखा। फिर जब तुम इस दुनिया फिर हवा में खड़े उस रक्त वस्त्रधारी बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा, मैं तो बस एक छोटे से नगर का मुखिया हूं। सुना कि यहाँ कोई परेशानी खड़ी कर रहा है, इसलिए समझौता कराने चला आया। आसमान में खड़ा वह रक्त वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि तुम्हारे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। तुम एक नश्वर हो। क्या तुम सिर्फ कोई मार्शल आर्टिस्ट हो जिसने कुछ बाहरी तकनीकें सीखी हैं? हालांकि वह समझ नहीं पाया कि घोस्ट मास्क कैसे टूट गया।
लेकिन उसके मन में नश्वरों के प्रति तिरस्कार पहले से ही गहराई तक बसा हुआ था। वह तुरंत क्रोधित हो उठा। अगले ही पल उसने एक लाल रंग का उड़ने वाला तीर निकाला। वह तीर खून जैसा लाल हो गया और सीधे तुम्हारे हृदय की ओर बढ़ा। लिऊ रुयान डर के मारे चिल्ला उठी, सावधान! लेकिन तुम अपनी जगह से हिले तक नहीं। जब तीर तुम्हारे हृदय को भेदने ही वाला था, तब तुमने अपना दायां हाथ उठाया। सिर्फ एक उंगली से तुमने उस उड़ते हुए तीर को झटक दिया। इतना ही नहीं, प्रतिघात की भयानक शक्ति ने उसी क्षण उस तीर को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उसका मैजिक वेपन पूरी तरह नष्ट हो गया। शौक में बूढ़े व्यक्ति ने खून की एक घूंट उगल दी और आंखें फाड़कर तुम्हारी ओर देखने लगा। यह असंभव है। तुम्हारा शरीर आखिर किस चीज का बना है? अगर तुम एक कल्टीवेटर भी हो, तब भी मैंने कभी नहीं सुना कि कोई अपने हाथों से स्पिरिचुअल पावर को तोड़ सकता है। तुमने शांत स्वर में कहा, बहुत कमजोर है। अगले ही पल तुमने अपने पैरों को मोड़ा। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन तुरंत धंस गई। वहां सिर्फ तुम्हारी एक परछाई रह गई और तुम सीधे 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए। अब तुम उस बूढ़े व्यक्ति के ठीक सामने थे। बूढ़े व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं। वह केवल एक स्पिरिचुअल शील्ड खड़ी कर सका। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं चियो सेक्ट से हूं। तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुमने सिर्फ एक मुक्का आगे बढ़ा दिया। कोई तकनीक नहीं, कोई चाल नहीं, सिर्फ शुद्ध और पूर्ण शक्ति। तुम्हारे मुक्के ने हवा को दबाकर एक विशाल एयर कैनन बना दिया। वह सीधे स्पिरिचुअल शील्ड से टकराया। शील्ड कागज की तरह टूट गई। मुक्का बिना किसी रुकावट के बूढ़े व्यक्ति की छाती को चीरता हुआ निकल गया। यहां तक कि उसके पीछे हजारों मीटर लंबा वैक्यूम क्लाउड बेल्ट भी बन गया। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वह अपनी छाती में बने विशाल छेद को घूरता रह गया। मरने तक वह यह नहीं समझ पाया कि यह आखिर किस प्रकार की शक्ति थी। इसके बाद तुम धीरे धीरे नीचे उतरे और शहर की दीवार पर आकर खड़े हो गए। जब तुम लियू रुयान के सामने पहुंचे, तब उत्तरी सेना के सभी सैनिक तुम्हें किसी देवता की तरह देख रहे थे। उनके सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को तुमने सिर्फ एक मुक्के से मार डाला था। तीनों सेनाएं पूरी तरह टूट चुकी थीं। जनरलों और सैनिकों ने अपने हथियार फेंक दिए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सभी सैनिक भय से तुम्हारी ओर देख रहे थे, लेकिन तुमने किसी पर ध्यान नहीं दिया। तुम सिर्फ उस बड़ी राजकुमारी को देख रहे थे जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। फिर भी वह अब तक डटी हुई थी। लियू रुयान ने गहरी सांस ली और तुम्हें झुककर प्रणाम किया। मेरी जान बचाने और मेरे देश को बचाने के लिए धन्यवाद सर। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं आपका यह उपकार अवश्य चुकाना चाहती हूँ। तुमने सिर हिलाया। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। तुम्हें मेरा उपकार चुकाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूँ। लियू रुयान ने तुरंत जवाब दिया, सर, यदि मुझे उसका उत्तर पता होगा तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तुमने जमीन पर पड़े शव की ओर इशारा किया। मेरा मतलब इस आदमी से है। इसने कहा था कि यह चियो सेक्ट से है। क्या भविष्य में चियो सेक्ट इसके लिए बदला लेने आएगी? लियू रोयान कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, चियो सेक्ट स्पिरिट वर्ल्ड के उत्तरी क्षेत्र में स्थित कांगन पर्वतों में मौजूद है। स्पिरिट वर्ल्ड और मॉर्टल वर्ल्ड के बीच कठोर नियम और प्रतिबंध हैं। अगर स्पिरिट वर्ल्ड के कल्टीवेटर जबरदस्ती इस दुनिया में युद्ध करने आते हैं तो उनके लिए कुछ तरीके जरूर मौजूद हैं, लेकिन उनकी शक्ति बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्या आप चियो सेक्ट के बदले से चिंतित हैं? तुमने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। तो वह काफी दूर है। मुझे डर था कि छोटे भाई को मारने के बाद बड़ा भाई परेशानी खड़ी करने आ जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी से ही डर लगता है। ठीक है, अगर और कोई बात नहीं है तो फिर मिलते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं था, इसीलिए साधारण कल्टीवेटर्स भी तुम्हारी असली पहचान नहीं समझ सकते थे। ये कहकर तुम जाने के लिए मुड़ गए। तभी लियू रुयान ने तुम्हें पुकारा, सर, ग्रेटकिन का सिंहासन खाली है। अगर आप चाहे तो। तुमने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। मैं सिर्फ एक गांव का आदमी हूं, ऐसी बातें मत कहो। ये कहकर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया और रात के अंधेरे में गायब हो गए। गांतांग टाउन लौटने के बाद ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तुम फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे। सन 1985 में तुम्हारी ताकत बढ़कर 40 पॉइंट्स हो गई। लेकिन तुमने पाया कि सिर्फ ताकत बढ़ाने से अब एक सीमा आने लगी है। तुम्हारा शरीर इतनी विशाल शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए तुमने अगले साल से अपने शरीर को मजबूत बनाने का फैसला किया। 90वें वर्ष में ग्रेट किन की सम्राज्ञी लियू रुयान चारों दिशाओं को शांत करने का अपना लक्ष्य पूरा कर चुकी थी। उसने एक बूझी समाधि बनवाई और हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को वहां पूजा करने जाती थी। बहुत कम लोग जानते थे कि वह किसी का इंतजार कर रही थी। उधर तुम शहर के किनारे मछली पकड़ रहे थे।
पिछले 10 वर्षों में तुम्हारी शारीरिक शक्ति 5 पॉइंट्स बढ़ी थी और ताकत भी 5 पॉइंट्स बढ़ गई थी। तुम्हारा शरीर अब स्पिरिचुअल वेपन के स्तर तक पहुंच चुका था। 95वें वर्ष में तुम्हें संयोग से जियांगाहू के लोगों से एक नक्शा मिला। उस नक्शे में स्प्रिट वर्ल्ड जाने वाले टेलीपोर्टेशन स्थान का विवरण दर्ज था। तुमने एक नजर डाली, फिर उसे किताब में रखकर मेज पर फेंक दिया। स्प्रिट वर्ल्ड जाना? मजाक कर रहे हो क्या? सुना है वहां गोल्डन कोर विशेषज्ञ कुत्तों जितने आम हैं। स्पिरिट वर्ल्ड तो ताकतवर लोगों से भरा पड़ा है। ये मॉर्टल वर्ल्ड नहीं है। यहां मैं 5वां सम्राट जैसा हूं, लेकिन वहां गया तो कुचल दिया जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। मर भी जाऊं तो नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जानते थे कि सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के दम पर भी तुम कितने शक्तिशाली बन चुके थे। 100वें वर्ष में गांतांग टाउन के बूढ़े लोग एक एक करके इस दुनिया से विदा हो गए। तुम भी शहर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए, लेकिन तुम्हारा चेहरा अभी 20 साल के युवक जैसा ही था। लोगों को शक ना हो, इसलिए तुमने अपने चेहरे पर 2 मूंछें बना ली और खुद को एक मध्य आयु के व्यक्ति जैसा दिखाने लगे। इसी दिन शानदार वस्त्र पहने एक अत्यंत सुंदर महिला शहर में आई। उसे देखते ही तुमने एक नजर में उसे पहचान लिया। वह लियू रुयान थी। पिछले 20 वर्षों में उसके चेहरे पर कुछ और झुर्रियां आ गई थीं। वह जानती थी कि तुम्हें परेशानी पसंद नहीं है, इसलिए पिछले 20 सालों में उसने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वह सिंहासन छोड़ चुकी थी। राजगद्दी त्यागने के बाद वह अकेली यहां चली आई। सर, क्या मैं आपके साथ 1 कप चाय पी सकती हूं? अंदर आ जाओ, अभी अभी चाय बनी है। उसने पुराने देश की बात नहीं छेड़ी। तुमने भी उस समय के सत्ता संघर्ष का जिक्र नहीं किया। तुम दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे कई वर्षों से एक दूसरे को जानने वाले पुराने मित्र हों। तुम लोगों ने शहर की फसल, पड़ोस की बिल्लियों और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर चर्चा की। इस पल वह अब साम्राज्य नहीं थी और तुम भी किसी महान मास्टर की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे। इस समय तुम दोनों सिर्फ इस नश्वर संसार के 2 साधारण लोग थे। इसके बाद लियू रुयान शहर में ही रहने लगी। उसने तुम्हारे घर के बगल में एक छोटा सा आंगन खरीद लिया। वे हर दिन फूल लगाती, कभी कभी तुम्हारे यहाँ खाना खाने भी आ जाती। उसने कभी तुम्हारी साधना के बारे में नहीं पूछा और तुमने भी कभी दरबार की पुरानी बातें नहीं छेड़ी। शहर के लोग कहने लगे, आखिरकार बूढ़े टाउनशिप को जीवन संगिनी मिल ही गई। लगता है वह अपनी बाकी जिंदगी यहीं बिताएंगे। यह सुनकर तुम सिर्फ मुस्कुरा देते। ना तुमने इसका खंडन किया और ना ही कोई सफाई दी, क्योंकि तुम जानते थे कि एक नश्वर इंसान की बाकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। अगले 15 साल बीत गए। इन 15 वर्षों में तुम्हारी ताकत बढ़कर 50 पॉइंट्स तक पहुंच गई और तुम्हारी शारीरिक क्षमता 20 पॉइंट्स तक बढ़ गई। तुम्हारे शरीर का घनत्व अब बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। अब तुम्हें अपनी ताकत को सावधानी से नियंत्रित करना पड़ता था। उसी वर्ष की एक बर्फीली सर्दी में बगल वाला आंगन असामान्य रूप से शांत था। तुमने दरवाजा खोला। तुमने देखा कि लियू रुयान एक झूलने वाली कुर्सी पर लेटी हुई थी। उसने वही मोटा चोगा पहन रखा था जिसमें उसने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन अब वह चोगा भी काफी पुराना हो चुका था। उसने तुम्हारी ओर देखा। उसकी धुंधली आंखों में फिर से एक युवा लड़की जैसी चमक दिखाई दी। सर, मैं पिछले 15 सालों से ये चाय पी रही हूं और अब मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है। उसने धीरे से अपनी बाहों से एक गर्म जेड पेंडेंट निकाला। ये ग्रेट किन का सबसे उच्च स्तर का गुप्त औषधि रत्न है। उस समय मैं सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रही थी। मैं जानती थी कि आपको परेशानी पसंद नहीं है। जब तक ग्रेट किन मौजूद रहेगा, कोई भी आसानी से गांतांग टाउन को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब मैं जा रही हूं। आपके साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताना मेरे लिए किसी सपने जैसा था। बर्फ से ढके आकाश के नीचे महान और प्रसिद्ध महिला साम्राज्ञी लियू रुयान ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और तुम लंबे समय तक उस गिरती हुई बर्फ के बीच खड़े रहे। अंत में तुम उसकी कब्र के सामने एक कप गर्म चाय रखकर बोले, अगले जन्म में शाही परिवार में मत जन्म लेना और किसी ऐसे इंसान से भी मत मिलना जो हमेशा जीवित रहता हो। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिससे तुम प्यार करती हो और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना। सन 1120 में तुम्हें फिर से एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन इस बार यह डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया तुम्हें अस्वीकार करना शुरू कर रही हो। तुम्हारी ताकत अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इतनी ज्यादा कि तुम्हारी एक सांस भी आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी को प्रभावित कर सकती थी। इसलिए तुम्हें हर समय अपनी आभा को और सावधानी से छिपाना पड़ता था। तुम पूरे दिन स्प्रिट वर्ल्ड के नक्शे को सामने रखकर टूटी हुई मेज के पास बैठे रहते। फिर एक दिन आसमान फट गया। सचमुच फट गया। गांतांग टाउन के ऊपर का आकाश टूटे हुए आईने जैसा दिखाई देने लगा।
उसके बीच एक विशाल काला भंवर उभर आया। इससे भी बुरी बात यह थी कि तुमने दुनिया की इच्छा शक्ति का निष्कासन महसूस किया। यह निम्न स्तर की दुनिया अब तुम्हें समा नहीं सकती थी। आसमान से एक तेज रोशनी उतरी, चाहे तुम चाहो या नहीं। यह दुनिया अब तुम्हें बाहर निकालने वाली थी। तुमने हल्की सांस छोड़ी। लगता है अब जगह बदलने का समय आ गया है। यात्रा अभी जारी रखनी होगी। तुमने पीछे मुड़कर गांतांग टाउन को देखा। यह जगह तुम्हारी 1120 वर्षों की यादों को अपने भीतर समेटे हुए थी। तुम वापस कमरे में गए, मेज के कोने से पुरानी पेंटिंग के बचे हुए टुकड़े उठाए, फिर लियू रोयान द्वारा छोड़ा गया जेड पेंडेंट भी साथ रख लिया। आखिर में तुमने अपना छोटा सा सामान बांधा, फिर शून्य की ओर देखकर जोर से कहा, इतनी जल्दी मत करो, मैं खुद चला जाऊंगा। इसके बाद तुमने शून्य में एक कदम रखा और उस प्रकाश की दिशा में बढ़ गए जो विशाल दरार की ओर जा रही थी। इस दुनिया को छोड़ने से ठीक पहले तुमने आखिरी बार पीछे मुड़कर गांतांग टाउन की ओर देखा। एक कोमल सुनहरी रोशनी पूरे शहर को ढक चुकी थी। ये तुम्हारे लंबे समय तक वहां रहने का प्रतिफल था, और शायद आखिरी बार दिया गया किराया भी, ताकि वहां के लोग अगले 100 वर्षों तक शांति से जी सके। रोशनी चमकी और सांझ के समय तुम्हारी आकृति पूरी तरह गायब हो गई। गांतांग टाउन के लोग घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। उधर शहर के प्रवेश द्वार पर बने पत्थर के स्मारक पर एक नई पंक्ति उभर आई, यह स्थान संरक्षित है। तुम्हारी आंखों के सामने का दृश्य लगातार बदलता रहा। जब तुमने दोबारा आंखें खोली तो आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी थी कि लगभग तुम्हारा दम घुटने लगा। यह स्प्रिट वर्ल्ड कल्टीवेटर्स की पवित्र भूमि, और साथ ही एक ऐसी दुनिया जहां कमजोरों को मजबूत लोग निगल जाते थे। तुम एक विशाल उड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। चारों ओर अलग अलग वेशभूषा वाले कल्टीवेटर्स मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तुम पर पड़ी, सभी लोग स्तब्ध रह गए। स्पिरिट वर्ल्ड का कल्टीवेटर, फिर इसके शरीर में स्पिरिचुअल पावर का एक भी निशान क्यों नहीं है? यह आदमी इतना नश्वर क्यों दिखता है? इसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का एक भी निशान नहीं है। तुमने जानबूझकर थोड़ा घबराने का अभिनय किया और गर्दन सिकोट ली। फिर पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि चियो सेक्ट कैसे जाऊं? तुम्हारा सवाल सुनते ही आसपास के स्पिरिट वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स जोर जोर से हंसने लगे। चियो सेक्ट? वह तो उत्तरी सीमा के पहाड़ों में छिपा हुआ एक डेमोनिक सेक्ट है। तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे सीधे मौत ढूंढने जा रहे हो। शायद ये वही आदमी है जिसने लोअर वर्ल्ड में चियो सेक्ट को नाराज कर दिया और जबरदस्ती यहां भेज दिया गया। तुम उनकी हंसी का मतलब नहीं समझ पाए। तुमने अपने छोटे से सामान में से सोने का एक टुकड़ा निकाला, फिर उसे उस मोटे कल्टीवेटर को दे दिया जो सबसे ज्यादा हंस रहा था। सर, बस दिशा बता दीजिए, लगभग किस तरफ है? मोटे कल्टीवेटर ने नश्वर दुनिया का सोना देखा तो तिरस्कार से थूक दिया, लेकिन फिर भी उसने हाथ से दिशा दिखा दी। सीधे उत्तर की ओर 3 लाख मील, जहां सबसे ज्यादा काले और चांदी जैसे बादल दिखाई दें, वही चियो सेक्ट है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि वहां मत जाना। चियो सेक्ट जीवित इंसानों की आत्माओं से साधना करने के लिए मशहूर है। तुम इतने नाजुक दिखते हो कि शायद पूरा शव भी नहीं बचा पाओगे। तुमने गंभीरता से सिर हिलाया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं अपना वादा निभाने वाला इंसान हूं। काम खत्म करके जल्दी लौट आऊंगा। यह कहकर तुम उत्तर दिशा की ओर मुड़ गए। तुम्हारे पैर हल्के से झुके। अगले ही पल धड़ाम फ्लाइंग प्लेटफॉर्म, जो 10,000 बर्फीले पत्थरों से बना था और जिसके बारे में कहा जाता था कि सबसे शक्तिशाली जादू भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह तुम्हारी छलांग के प्रतिघात से कांप उठा। भयानक दबाव ने एक प्रचंड तूफान पैदा कर दिया। जब वहां मौजूद लोगों ने दोबारा ऊपर देखा, तुम पहले ही गायब हो चुके थे। आकाश में सिर्फ एक लंबी हवा की लकीर बची थी। घंटे बाद तुम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां काला धुआं और सड़ी हुई गंध हर तरफ फैली हुई थी। उधर चियो सेक्ट के मुख्य हॉल में वर्तमान सेक्ट मास्टर स्विमिंग लाओजू क्रोध में बिजली की गर्जना कर रहा था। बेकार, सबके सब बेकार हो। 80 साल बीत गए, फिर भी तुम लोग लोअर वर्ल्ड वाले उस आदमी को नहीं ढूंढ पाए। उसने नोवेन एल्डर के नेटल ट्रेजर और शरीर दोनों नष्ट कर दिए। उसने लोअर वर्ल्ड में हमारी पूरी योजना बर्बाद कर दी। अगर हम बदला नहीं लेते तो चियो सेक्ट पूरी तरह अपमानित हो जाएगा। उसके सामने घुटनों पर बैठे एल्डर्स डर से कांप रहे थे। कुछ लोग बिजली की मार से घायल भी हो चुके थे। उनमें से एक कांपती आवाज में बोला, से मास्टर, हम सच में उस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। स्विमिंग लाओजू की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह फट पड़ने ही वाला था। तभी आसमान से एक चमकदार हरी रोशनी गिरी। वह सीधे मुख्य हॉल के सामने स्थित
सफेद जेड के विशाल चौक पर आकर गिरी। पूरा कांगन पर्वत जोर से कांप उठा। भयंकर शॉक वेव के कारण अनगिनत महल ढह गए और टूट कर बिखर गए। स्विमिंग लाओजू तुरंत मुख्य हॉल से बाहर निकला। उसने देखा कि चौक के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा बन चुका था। उस गड्ढे के केंद्र में एक युवा व्यक्ति खड़ा था। उसने पुरानी कमर बंद बांध रखी थी और सफेद लंबे वस्त्र पहने हुए था। वह अपने शरीर से धूल झाड़ रहा था। स्विमिंग लाओजू की आध्यात्मिक चेतना उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जितना अधिक उसने जांचा उतना ही उसका दिल कांप उठा। उसके शरीर से आध्यात्मिक शक्ति की एक भी लहर महसूस नहीं हो रही थी। ये कैसे संभव है? क्या ये सचमुच एक नश्वर है? फिर उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और हमारे चियो सेक्ट का द्वार क्यों तोड़ा? तुमने सिर हिलाया और शांत भाव से सबकी ओर देखा। मैं गांतांग टाउन का टाउन चीफ हूं। यह सुनते ही स्विमिंग लाओजू की आंखों में आग जल उठी। तो वह तुम हो, वही लोअर वर्ल्ड का बॉडी कल्टीवेटर। तुमने सिर हिला दिया। सुना है तुम लोग मुझे 80 साल से ढूंढ रहे हो। मुझे परेशानी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बार बार याद करे। इसीलिए स्पिरिट वर्ल्ड में आने के पहले ही दिन मैं खुद तुमसे मिलने आ गया, ताकि ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। स्विमिंग लाओजू का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसकी आंखों में भयंकर हत्या की इच्छा चमक उठी। स्वर्ग ने तुम्हें जीने का रास्ता दिया था, लेकिन तुमने उसे नहीं चुना। नरक का कोई दरवाजा नहीं था, फिर भी तुम खुद अंदर चले आए। लोअर वर्ल्ड में मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ स्पिरिट वर्ल्ड है और मैं एक महान सोल कल्टीवेटर हूँ। फिर उसने गर्जना की, सभी एल्डर्स मेरी आज्ञा सुनो। वन कोई सोल रिफाइनिंग फॉर्मेशन सक्रिय करो। मैं इसकी हड्डियां निकालूंगा और इसकी आत्मा को अनंत काल तक जलाऊंगा। उसकी आवाज गूंजते ही दर्जनों एल्डर्स एक साथ सक्रिय हो गए। अनगिनत काली ऊर्जाएं इकट्ठा होने लगीं। वे एक विशाल भूत में बदल गईं जो दिन और रात को ढक सकता था। वह सीधे तुम्हारी ओर झपटा, लेकिन तुमने बचने की कोई कोशिश नहीं की। तुमने सिर्फ एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और मुट्ठी कस ली। पावर 50 पॉइंट्स, लक 11 पॉइंट्स। विशाल भूत ने आसपास की हवा को खींच लिया, लेकिन अगले ही पल तुमने एक मुक्का मार दिया। कोई चमक नहीं, कोई दिव्य तकनीक नहीं, कोई ऊर्जा तरंग नहीं, सिर्फ अपनी सीमा तक पहुंची हुई शुद्ध शारीरिक शक्ति। हवा को एक अविश्वसनीय बल ने पूरी तरह संपीड़ित कर दिया। फिर धड़ाम, एक भयानक विस्फोट हुआ। सफेद रंग की एक विशाल शॉकवेव सभी को साफ दिखाई दे रही थी। धरती कांप उठी, पहाड़ पीछे हटते हुए प्रतीत हुए। वन गोई सोल रिफाइनिंग फॉर्मेशन उसी क्षण टूट गया। आसमान भर के भूत एक पल में शून्य में बदल गए। दूर खड़े एल्डर्स को चीखने तक का मौका नहीं मिला। उनके शरीर रक्त और मांस की बारिश बनकर बिखर गए। जब सब कुछ शांत हुआ, वहां अब सिर्फ सैकड़ों मील लंबी एक विशाल घाटी बची थी, और तुम मानो कुछ हुआ ही ना हो। मुड़कर आगे बढ़ने लगे। तुम धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर गए। पूरे रास्ते में तुम्हें सिर्फ 1 घंटा लगा। अब लोअर वर्ल्ड से जुड़ा सारा कारण और परिणाम पूरी तरह समाप्त हो चुका था। भविष्य में कोई भी तुम्हें ढूंढकर परेशानी खड़ी करने नहीं आएगा। तुमने अपनी ठंडी सांस ली और अपने अगले जीवन की योजना बनाने लगे। स्पिरिट वर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद घनी थी। यहाँ घुसी ट्री का प्रभाव भी शायद दोगुना हो जाएगा। क्यों ना किसी शांत पहाड़ी कस्बे में बस जाऊं, फिर अगले 10,000 साल तक साधना करता रहूं और अपने सारे गुणों को 10,000 पॉइंट्स तक पहुंचा दूं। ये सोचकर तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस समय तक तो मैं सचमुच अजेय हो जाऊंगा। 7 दिन बाद तुम एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। उसका नाम था फेंचिया टाउन। ये जगह पहाड़ों और नदियों के पास थी। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी और इमोर्टल्स भी शायद ही कभी आते थे। कस्बे में ज्यादातर शिकारी, किसान और व्यापारी रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जगह छोटी थी और यहाँ परेशानी भी कम थी। तुमने 2 टाइल सिल्वर सैंड देकर एक पुराना घर खरीद लिया, जिसके साथ एक छोटा सा आंगन भी था। फिर तुमने ल्यू रुयान द्वारा छोड़ा गया जेड पेंडेंट अपने बिस्तर के पास टांग दिया। उसके बाद बची हुई पुरानी पेंटिंग को उठाकर मेज के कोने में रख दिया। स्पिरिट वर्ल्ड में आने के बाद पहले साल तुमने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई। इस बार तुमने खुद में थोड़ा सा मैजिक पावर जोड़ने का फैसला किया। अगले ही पल तुम्हारे शरीर के भीतर मौजूद मैजिक पावर धीरे धीरे घूमने लगी, मानो अचानक उसमें आग जल उठी। स्पिरिट वर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा लोअर वर्ल्ड की तुलना में कहीं अधिक घनी थी। पहली बार तुमने साफ महसूस किया कि तुम्हारे शरीर के भीतर वास्तव में तुम्हारी अपनी एक आध्यात्मिक धारा जन्म ले चुकी है। दूसरे वर्ष में तुमने अपने अंदर थोड़ा और मैजिक पावर जोड़ लिया। स्पिरिट वर्ल्ड की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव में ग्रेट घुसी ट्री फिर से बदल गया।
अब वह केवल एक साधारण घुसी तकनीक नहीं रह गया था, वह एक बिल्कुल नई साधना कला बन चुका था। तुमने उसका नाम रखा श्वेनवुल लॉन्गविटी सूत्र। तीसरे वर्ष में तुमने अपनी स्पिरिट पावर को बाहर फैलाने की कोशिश की। जैसे ही स्पिरिट पावर बाहर निकली, पूरा फेंचिया टाउन तुम्हारे दिमाग में किसी नक्शे की तरह साफ दिखाई देने लगा। आधा महीना बाद फेंचिया टाउन के बाहर एक वुल्फ डेमन दिखाई दिया। पुराना टाउन मेयर 10 से अधिक कांस्टेबलों के साथ नगर द्वार पर खड़ा था। उसके पैर डर से कांप रहे थे। तुम भी भीड़ के पीछे खड़े थे, लेकिन तभी वुल्फ डेमन ने तुम्हारी दीवार तोड़ दी और उसके साथ आधा घर भी चबा गया। तुम कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और उसके सिर पर एक मुक्का मार दिया। पूरा वुल्फ डेमन उसी जगह फट गया। पूरा शहर स्तब्ध रह गया। पुराना टाउन मेयर तो तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गया। तुमने जल्दी से उसे उठाया और गंभीरता से कहा, मैं तो बस यहां से गुजरने वाला एक साधारण यात्री हूं। लेकिन अगली सुबह पूरा शहर तुम्हारे घर के सामने इकट्ठा हो गया। लोग एक बड़ा सा पट्ट लेकर आए थे। उस पर 5 बड़े अक्षर लिखे थे, फेंचिया टाउन मेयर। सभी चाहते थे कि तुम नए टाउन मेयर बन जाओ। तुम दरवाजे पर खड़े उस पट्ट को देखते रहे। यह दृश्य तुम्हें इतना परिचित लगा कि तुम कुछ बोल ही नहीं पाए। तुम तो स्पिरिट वर्ल्ड इसलिए आए थे ताकि कहीं शांत जगह पर छिपकर साधना कर सको, लेकिन अंत में तुम फिर से टाउन मेयर बनने वाले थे। तुमने 3 बार मना किया, लेकिन नगरवासी भी 3 दिन तक घुटनों के बल बैठे रहे। आखिरकार तुमने लंबी सांस छोड़ी और यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। स्पिरिट वर्ल्ड में आने के 5वें वर्ष एक सफेद वस्त्र पहने महिला फेंचिया टाउन पहुंची। जैसे ही वह नगर में दाखिल हुई, आसमान से भारी बर्फ गिरने लगी। उसी समय तुम अपने आंगन में लकड़ी काट रहे थे। जैसे ही यह नाम तुम्हारे कानों में पड़ा, तुम्हारे हाथ की कुल्हाड़ी पहली बार टूट गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से एक परिचित लेकिन वर्षों पुरानी आवाज सुनाई दी, सर, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? तुम कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, फिर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े और उसे खोल दिया। दरवाजे के बाहर शू किंगरान खड़ी थी। उसका चेहरा पहले जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से कहीं अधिक गहराई आ चुकी थी। मैं आपको 100 साल से भी ज्यादा समय से ढूंढ रही हूं। तुमने उसे आंगन के अंदर आने का इशारा किया। 8 रक्षक भी अंदर आने वाले थे, लेकिन तुमने बस एक नजर उनकी ओर डाल दी। अगले ही पल आंगन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आंगन के भीतर शू किंगरान मेज के पास बैठ गई और चुपचाप तुम्हें चाय बनाते हुए देखने लगी। आर, मैं इस बार आपसे मदद मांगने आई हूं। तीसरे दिन दोपहर के समय तियानमिंग पवेलियन के लोग स्वयं फेंचिया टाउन पहुंच गए। तियानमिंग पवेलियन का व्यक्ति आखिरकार पहुंच गया। वह काले वस्त्र पहने एक मध्यम आयु का व्यक्ति था। वह शहर के बाहर खड़ा रहा, यहां तक कि उसने 3 मील की दूरी बनाए रखी। फिर उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, मैं तियानमिंग पवेलियन का डायरेक्टर जॉफ हूं। पवेलियन मास्टर के आदेश से यहां अपने मित्र शू किंगरान को वापस ले जाने आया हूं। तुमने शांत स्वर में उत्तर दिया, वह उसका भाग्य है, मेरा नहीं। जॉफ कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखें संकरी हो गईं। तो क्या तुम तियानमिंग पवेलियन के शत्रु बनने जा रहे हो? तुमने सिर हिलाया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम मेरे घर के सामने खड़े होकर यही बात बार बार कह रहे हो, तो अब शायद यह सच हो गया है। अगले ही क्षण उसकी आस्तीन से 3 तांबे के सिक्के उड़कर बाहर निकले। तेज हवाएं उठने लगीं और उसके सामने एक विशाल चित्र उभर आया। वह चित्र पूरे फेंचिया टाउन को ढक रहा था। यह तियानमिंग पवेलियन की भाग्य कला है। तुमने बस सिर हिला दिया, फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में मौजूद एक अदृश्य रेखा को पकड़ लिया। उसी पल झोफ की आंखें फैल गईं। तुमने उसे कुछ देर तक ध्यान से देखा, फिर तुम्हें वह थोड़ा कमजोर सा लगा, इसीलिए तुमने अपनी उंगलियों में थोड़ा बल लगाया। पूरा भाग्य चित्र उसी क्षण टूटकर बिखर गया। झोफ पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसने तुरंत खून की एक बड़ी धार उगल दी। तुमने अपनी उंगलियां हिलाई। दिलचस्प है, तो भाग्य का उपयोग ऐसे किया जाता है। झोफ के पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। वह तुरंत मुड़ा और अपनी उड़ने वाली तलवार से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुम वहीं बैठे रहे। तुम अपनी जगह से उठे तक नहीं, बस हवा में हल्का सा हाथ लहराया। अगले ही क्षण 3 मील लंबी हवा के बीच एक अदृश्य प्रहार गुजर गया। झोफ, उसकी जन्मजात भाग्य थाली, उसका सुरक्षात्मक खजाना और उसका शरीर, सब कुछ एक साथ हवा में कट गया। आधा महीना बाद तियानमिंग पवेलियन के 3 महान गणनाकर्ता एक साथ इकट्ठा हुए, लेकिन परिणाम पूरी तरह अप्रत्याशित निकला। पहले महान गणनाकर्ता ने जैसे ही गणना शुरू की, उसे सिर्फ एक खाली पन्ना दिखाई दिया। अगले ही पल
उसके मुंह से खून निकल पड़ा। दूसरे महान गणनाकर्ता ने तो अपवाद शब्द तक पूरा नहीं बोला था कि उसका शरीर हड्डियों के ढेर में बदल गया और तीसरे का हाल सबसे बुरा हुआ। वह पूरी तरह पागल हो गया। पूरा तियानमिंग पवेलियन अराजकता में डूब गया। अंत में पवेलियन मास्टर को स्वयं आदेश जारी करना पड़ा। उस सुरक्षित व्यक्ति की गणना नहीं की जाएगी, उसे परेशान नहीं किया जाएगा और उसके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्पिरिट वर्ल्ड के 10वें वर्ष में तुम्हारी शक्ति बढ़कर 55 पॉइंट हो गई। तुम्हारा शरीर 25 पॉइंट तक पहुंच गया और तुम्हारी मैजिक पावर 5 पॉइंट बढ़ गई। उस रात तुम आंगन में साधना कर रहे थे। तुमने बस यूं ही आसमान की ओर एक मुक्का मार दिया। नतीजा ये हुआ कि दूर गुजर रहा एक उल्का पिंड तुम्हारे प्रहार से टूट गया। झोंगझों से एक बड़ी खबर पूरे स्पिरिट वर्ल्ड में फैल गई। प्राचीन मकबरा समय से पहले प्रकट हो गया था और मकबरे के द्वार की चाबियों में से एक थी स्वर्गीय भाग्य। 4 बड़ी शक्तियों ने एक आदेश जारी किया, जो कोई शू किंगरान की जानकारी देगा उसे इनाम मिलेगा। तुमने मुख्य द्वार पर लगे बिल्कुल नए फरमान को देखा। फिर तुमने मुड़कर शू किंगरान की ओर देखा। मुझे पहले से पता था पूरी जिंदगी किसी मुख्य पात्र के भाग्य से जुड़ना सच में बहुत परेशानी वाली बात है। आधे घंटे बाद तुम और शू किंगरान तियानमिंग पवेलियन के मुख्य द्वार के सामने खड़े थे। सिर्फ एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति अकेला पर्वत द्वार के सामने खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शू किंगरान ने धीमे स्वर में कहा, यह तियानमिंग पवेलियन के प्रधान लिनसेन है। लिनसेन ने गहरी नजरों से तुम्हारी ओर देखा, फिर कहा, मैं काफी समय से आपका इंतजार कर रहा हूं। तुमने उसकी ओर देखा। क्या तुम लोग भविष्य की गणना करने में माहिर नहीं हो? जब तुम्हें पहले से पता था कि मैं आने वाला हूं तो भागे क्यों नहीं? लिनसेन कड़वाहट भरी हंसी हंसा, क्योंकि पूरी रात गणना करने के बाद मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई। मैं चाहे कितनी भी तेजी से भागूं, आपकी मुट्ठियों से तेज नहीं भाग सकता। तुमने सीधे पूछा, यह इनाम किसने घोषित किया था? लिनसेन ने गहरी सांस ली। महान हुआंग साम्राज्य के सम्राट ने प्रस्ताव रखा था। वाणियाओ पर्वत ने उसका समर्थन किया और तियानमिंग पवेलियन को मजबूरी में इसमें शामिल होना पड़ा। तो भाइयों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दी एनीमे एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ।